हाँ बच्चों, अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, एक आपका क्वेश्चन ये अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in a uniform electric field E. Uniform electric field E. Find the work done in rotating a dipole from parallel to anti-parallel position. यानी डायपोल को पैरेलल से एंटी पैरेलल पोजीशन तक रोटेट करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क डन आपको निकालना है। तो देखो, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इसमें एक डायपोल रखा हुआ है। अब आपसे कह दिया कि इसका डायपोल मोमेंट आपके पास पी दे रखा है, ठीक है नहीं, यानी डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मैंने लिख दिया। वो प्लस माइनस क्यू इधर होगा, प्लस क्यू चार्ज ये होगा, ठीक है। अब ये पैरेलल पोजीशन रखा है। पैरेलल से हम क्या करते हैं कि इसको रोटेट करवा के क्या करते हैं, एंटी पैरेलल पोजीशन में ले जाते हैं। तो एंटी पैरेलल पोजीशन ले जाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी ये अभी ऐसे रखा है। तो इस केस में आप देखेंगे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अब इसी को घुमा करके मैं दूसरी पोजीशन बना देता हूँ। घुमा करके मैंने ऐसे कर दिया, तो आप देख रहे हैं पी की डायरेक्शन तो इधर हो गई और ई इधर है। तो पी और ई के बीच का एंगल कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो पैरेलल पोजीशन से एंटी पैरेलल पोजीशन तक इसको रोटेट करवाने में कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। देखो, हम फार्मूला अब सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको पता है कि बर्डन इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस आपके पास क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को होता है। बर्डन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ये थी, फार्मूला क्या होता है, माइनस का पी ई कॉस थीटा। थीटा कितना 0 डिग्री है, माइनस, और माइनस आपके पास ये आ जाएगा पी ई और ये आपके पास कॉस 180। तो देखो, माइनस का पी ई कॉस 0 1 हो गया और कॉस 180 कितना हो गया, -1, ठीक है। ये माइनस पी तो फार्मूला लगेगा, माइनस का पी कॉस थीटा होता ना पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ई इक्वल टू क्या होता था, माइनस का पी कॉस थीटा। तो अब ये देखो, कॉस 180 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस और ये माइनस हो गया, माइनस आपके पास पी के इक्वल आ गया। दैट इज आपके पास माइनस का 2PE, यानी ये आपके पास बर्डन क्या है, निकल करके आ गया इसमें, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो थोड़ा सा ये ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं बर्डन का, आप निकाल सकते हो, इसमें कोई ऐसी खास कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करने चाहें, अब ये अच्छा क्वेश्चन करोगे तो वही 11th में आपको जाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे आपने थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने 11th में पढ़ा होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल पोजीशन में और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल पोजीशन में कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होती है, सेम रहती है। यानी इन कंजर्वेटिव फील्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एवरी पॉइंट रिमेन्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में एवरी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो एवरी पॉइंट पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और आपको पता है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब ये फील्ड इसकी वजह से जो हो गया वो कैसा हो गया, कंजर्वेटिव फील्ड हो गया। इसका मतलब आपका यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकता है। तो देखो, और अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस पर तो देखते हैं। आसान क्वेश्चन तो फार्मूला आसान, इसमें क्वेश्चन सिंपल तो ऐसे होंगे, बस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फार्मूला लगाओ आंसर पाओ इसमें। अब थोड़े से अगर अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो इस तरह से आ जाएगा। तो देखो आप इसमें अ डायपोल ऑफ लेंथ A and charge Q
सॉरी मास ऑफ ईच चार्ज, मास ऑफ ईच चार्ज इज m। हर चार्ज का मास, आपको दो चार्ज होते हैं, इक्विवेलेंट अपोजिट होता है, दोनों का मास कितना आपको m दे रखा है। और डायपोल ऑफ लेंथ a एंड चार्ज q इज प्लेस्ड is released in a uniform electric field, when dipole makes an angle 37 degree from electric field, देखो डायपोल ऑफ लेंथ a and charge q is released in a uniform electric field when dipole makes an angle 37 degree from electric field. Find the angular speed। हमने एंगुलर एक्सेलरेशन पीछे आपको निकाल करके दिखाया था। अब एंगुलर स्पीड, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ डायपोल when dipole becomes parallel to electric field। तो जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तब आपको बताना है कि इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी। तो अब देखो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके हम निकालेंगे। जैसे आप देखते थे कि अगर स्पीड कहीं आपको निकालनी होती तो वर्क ऑफ एनर्जी में अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो हम क्या करते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके सॉल्व करते थे, अगर याद होगा तुम लोगों को। चलो देखो क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ई, और इसमें एक डायपोल आपके पास दे रखा है, वो कितना माइनस चार्ज इधर होगा और प्लस आपके पास चार्ज इधर होगा। और आपको पता है कि इसका मास m है, इसका भी मास आपको कितना दे रखा है m। अब ये डायपोल जो है वो कितना 37 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है इस पोजीशन में, कितना 37, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती, इधर डायरेक्शन होगी। जब इसको यहाँ से छोड़ दिया, अब ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा, इस पर इधर, तो इसकी वजह से ये घूमता हुआ ऐसे आएगा। तो जब ये क्या होगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा। यानी इस पोजीशन में डायपोल जब पहुँचेगा तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी। क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो आप लीनियर स्पीड, तो लीनियर मोशन होती है, रोटेशन मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब एंगुलर स्पीड होगी यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो इसकी हमें क्या करना है कि एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। चलो वही देखते हैं, एंगुलर स्पीड इसकी निकालते हैं। तो एंगुलर स्पीड, अब देखो वही हम क्या करेंगे, अब इस पर सबसे आसान क्वेश्चन, एक आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है इंटीग्रेशन का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वर्क ऑफ एनर्जी से क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है, इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, इस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फील्ड यानी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, यानी कंजर्वेटिव फील्ड में एवरी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, तो हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। वैसे आप इसको इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसमें इन कंजर्वेटिव फील्ड क्या हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल पोजीशन में इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है फाइनल पोजीशन में। यानी मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोजीशन में, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन में इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल में, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर केवल हमारा डायपोल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। आप देख रहे हैं लीनियर तो बिल्कुल मोशन हो ही नहीं रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं नेट फोर्स इस पर कितना है, 0, और नेट फोर्स 0 तो इसका मतलब लीनियर मोशन तो हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब लीनियर स्पीड नहीं होगी, केवल क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला पता है, के इक्वल टू क्या होता था, वैसे लीनियर का तो हाफ mv² होता था। ये लीनियर मोशन अगर हो रहा है तो ये था, और अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो हाफ m की जगह पे i आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और b की जगह पे क्या होगा, ओमेगा आ जाएगा। तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। तो
तो आप देखो इनिशियल पोजीशन में यहाँ से आपने इसको रिलीज किया है, तो इसका मतलब छोड़ते टाइम आप देख रहे हैं कि इसकी एंगुलर स्पीड तो जीरो होगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लगा देते हैं माइनस का पी ई और ये आपके पास कॉस थीटा इनिशियल पोजीशन में, ये माइनस फार्मूले वाला है हमारा, ये इनिशियल पोजीशन में है। फाइनल पोजीशन में जब मान लो यहाँ आ गया तब तो ये घूमता हुआ आएगा, तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड होगी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी है, तो आप देखें प्लस और ये फाइनल माइनस फार्मूले वाला माइनस का पी ई और ये कितना कॉस थीटा यहाँ पे लिखना है, ये फाइनल पोजीशन में। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस डायपोल मोमेंट कितना होगा इसका, इसकी लेंथ हमने कितनी दिखाई है ए, और चार्ज कितना क्यू, तो पी इक्वल टू आपके पास क्यू इंटू ए आ जाएगा। तो आप देखें माइनस क्यू इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई दे रखा है थीटा, इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 37 डिग्री का, तो ये आप देखें कॉस 37 आ गया यहाँ पर इक्वल टू आपके पास हाफ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक टाइप से पार्टिकल की तरह होगी, चार्ज पार्टिकल यहाँ दे रखे हैं, तो मास क्या है एक पॉइंट पार्टिकल की तरह हो गया। तो इस वाले क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ हमने शुरू में लिखवाया था, अगर रोटेट करने के लिए फ्री है तो वो अपने सेंटर मास के अबाउट ऑलवेज क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो सेंटर मास के अबाउट अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं आई इक्वल टू, तो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस सेंटर मास से कितनी a/2, क्योंकि टोटल लेंथ हमने a ली है, तो ये a/2 और ये भी आपके पास a/2 आ जाएगा, तो हाफ और m इस वाले पार्टिकल का, इसकी डिस्टेंस कितनी a/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे हाफ m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, दैट इज आई इक्वल टू आपके पास ये 2 2 या 4 2 या 8 आ जाएगा, हाफ 1/8 ma स्क्वायर प्लस 1/8 और ये आपके पास ma स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 1/4 m स्क्वायर आ गया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इसका निकल करके आ गया कितना 1/4 ma स्क्वायर, और माइनस आपके पास p की वैल्यू आ गई कितनी q इंटू ए और इंटू आपके पास c, और थीटा की वैल्यू कितनी 0 डिग्री cos 0 आ गया। क्लियर, सॉरी हाफ आई लिखा, ओमेगा तो छूट गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा और ये माइनस का। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्यू ए ई cos 0 बन हो गया, इसको इधर ले आते हैं, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो क्यू ए ई और ये माइनस का cos 37 कितना होता है 4/5 क्यू ए ई आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, और ये आ गया यहाँ पे कितना 1/8 ma स्क्वायर इंटू आपके पास ओमेगा स्क्वायर। बस सॉल्व हो गया, इसमें ये 1/5 आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व हो गए 1/5 क्यू ए इंटू आपके पास ई, और ये 1/8 ma स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए से कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा 8/5 और क्यू इंटू ई अपॉन आपके पास किसके ma के आ गया। बस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये एंगुलर स्पीड आ गई 8/5 क्यू ई अपॉन आपके पास किसके आ जाएगा ma। सिंपल क्वेश्चन हो गया, नहीं तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप नहीं करते तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसमें टॉर्क निकालते, फिर टॉर्क को टॉ इक्वल टू आई अल्फा लिखते, तो अल्फा को फिर आपको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना पड़ता, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। समझ आया सब लोगों को। इसमें आपको सेंटर मास, अगर ये देखो दोनों मास हमने सेम ले लिए थे, अगर दोनों मास सेम नहीं होते तो सेंटर मास बिल्कुल बीच में नहीं होता, तो और कहीं हो जाता। अब सेंटर मास भी आपको निकालना आना चाहिए, रोटेशन मोशन की भी कहानी आनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आनी चाहिए, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। सेंटर मास तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कहो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट मास वाला दे देता हूँ, उसमें आपको सेंटर मास ही निकालना पड़ेगा। चलो अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूँ, यही है इसमें देखो थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। मास ऑफ प्लस क्यू चार्ज is 2m and mass of minus q charge is m। ये हमने कह दिया आपसे, मास अलग अलग ले लिए। अब आपका सेंटर मास बीच में नहीं होगा, सेंटर मास आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना सब लोग अपने आप, ठीक है। मैं एंगल भी चेंज कर सकता, कुछ भी, कंसेप्ट वही है। अब बस इसमें एंगल चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, बस यही है कि मास अलग अलग ले लिए, ठीक है। नहीं तो सेंटर मास अलग अलग चला जाएगा, तो ये बस इसी में चेंज होता चला जाएगा।
तो यही क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं। बस ये दूसरा टॉपिक आपने अगर मिला दिया समझो क्वेश्चन बढ़िया हो गया। अभी मैकेनिक्स लगा दी इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बहुत कम थी, मैकेनिक्स ज़्यादातर थी। अब देखिए आप, अगर आपको एसएचएम आता हो तो इसमें टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो तो मैं आपको निकाल कर ही दिखा देता हूँ। वैसे तो देखिए आप इसमें टाइम पीरियड, चलो मैं निकाल करके दिखाई देता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ डायपोल, एसएचएम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको टाइम पीरियड इसमें निकालना है, तो अब थोड़ा सा आपको अगर एसएचएम आता होगा तभी आप कर पाओगे, वरना तो चलो देखो, एक डायपोल आपके पास दे रखा है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, लेंथ में इसकी 2L ले लेता हूँ और ये थीटा एंगल से हमने इसको रिलीज किया, स्लाइटली रोटेट करके छोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर फोर्स लगेगा, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, तो ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा। जब ये इधर आ गया, इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, तो फिर घुमाएगा, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। तो इसका टाइम पीरियड आपको निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। चलो भाई देखो, तो इसमें देखिए आप, अब इस पर टॉर्क कितना लग रहा हो, टॉर्क का फार्मूला हम पहले ही निकाल चुके हैं। टॉ इक्वल टू, ये कॉम्पिटिशन में ही है, बोर्ड में तो कुछ होगा नहीं, इसलिए बस टॉ इक्वल टू किसके होता है, PE साइन थीटा, ये वाला फार्मूला हम निकाल चुके थे पहले, ठीक है। अब देखो PE साइन थीटा होता है, अब टॉ इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा, टॉ इक्वल टू I अल्फा लिख देते हैं, और इसमें देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा एसएचएम की कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा बड़े एंगल के लिए नहीं होती है, स्मॉल एंगल के लिए होती है। तो आप देखें फॉर स्मॉल एंगल, एसएचएम जो होता है बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, चाहे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो चाहे एंगुलर हो, बहुत स्मॉल के लिए होता है, ठीक है। तो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख लूँगा, ठीक है। अब देखो टॉ इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा, PE, और ये आपके पास थीटा क्या है। अब टॉ इक्वल टू लिख सकता हूँ I इंटू अल्फा। अब एक चीज़ देखो आप, टॉर्क, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर, तो ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, तो इसके घूमने की डायरेक्शन में तो हम क्या करते हैं कि फिंगर्स का कर्ल रखते हैं। फिंगर्स का कर्ल जो होगा वो इनके इसके डायपोल के रोटेशन की डायरेक्शन रखेंगे, तो अगर छोड़ेंगे तो ये ऐसे घूम करके आएगा, तो इसको फिंगर्स को ऐसे रखा, तो थंब जो होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन में दिखाएगा। इसका मतलब थंब किधर, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है नहीं, तो ये टॉर्क की डायरेक्शन में दिखाएगा। अब हमने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किधर किया, थीटा इधर की तरफ है, तो एंगुलर डिस्प्ले फिंगर्स के कर्ल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो थंब जो होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बताएगा। इसको हमने ऐसे घुमाया और जब छोड़ा तो ये ऐसे आया, तो इसका मतलब ऐसे घुमाया तो थीटा की डायरेक्शन बाहर की तरफ है और टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, अंदर है। तो टॉर्क और थीटा के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो गया, तो ये साइन क्या होगा, माइनस का आएगा इसमें, ठीक है नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। तो I अल्फा इक्वल टू आपके पास माइनस का PE इंटू थीटा। अब अल्फा इक्वल टू माइनस आपके पास PE अपॉन आपके पास I इंटू थीटा आ गया। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रखेंगे, वही इसका भी मास आपने कितना m दिखा दिया और इस वाले चार्ज का भी मास कितना आपने m ले लिया। तो देखो अभी हमने निकाला भी था, ml² इसका हो जाएगा, ml² इसका हो गया, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 2ml², ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो इसको PE अपॉन आपके पास किसका आ जाएगा, 2ml² इंटू थीटा आ गया। अब देखो ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो आप देखें सिंस अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिंस अल्फा, अब आपको पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, देयरफॉर द मोशन विल बी, देयरफॉर द मोशन विल बी एसएचएम। अगर मान लो आपको एसएचएम की कंडीशन अगर याद हो, देयरफॉर द मोशन, बहुत से लोगों ने तो ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा है 11th में, मोशन विल बी
SHM। अब ये कंडीशन होती है, अभी हमें पता लग गया SHM कर रहा है। अब SHM कर रहा है तो इस पे देखो जनरल इक्वेशन लिखते हैं इसकी। जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। SHM की जनरल इक्वेशन जो होती है वो अल्फा इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। ओमेगा क्या होता है, ये वैल्यू होती है ओमेगा, ये SHM में पढ़ा होगा। अब देखो ये इक्वेशन आ गई, अब हमें पता लग गया ये जनरल इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। इससे इसको जनरल इक्वेशन से ये भी देखो इक्वेशन उसी SHM की आ गई हमारी, इससे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं। तो आप देखें ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा, ये देखो ओमेगा स्क्वायर की जगह रखा है तो ये आ जाएगा PE अपॉन आपके पास 2ml स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड, और ये अंडर रूट में चला जाएगा इधर PE अपॉन आपके पास 2ml स्क्वायर, यानी T इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2ml स्क्वायर अपॉन टी। ये हमारे पास क्या है, डायपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम पीरियड का फार्मूला निकल के आ गया। तो कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, अब मैं इस पर इतने आपको मुश्किल क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपको सारा SHM 11th का लगेगा। अब वो अगर तुम लोगों को याद नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन में बहुत फंस जाओगे इसमें। लेकिन आपको ये तो थोड़ा सा आना ही चाहिए कि डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिशन में फार्मूले बेस्ड ही आ जाएंगे। क्लास में होती है तो मैं वहाँ पर आपको कोशिश भी करता समझाने की, लेकिन अब यहाँ इतना ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर इसमें, ठीक है नहीं तो इसमें फिर कंसेप्ट आपके लगते हैं SHM के कि मान लो हमने कह दिया 4 डिग्री से छोड़ा तो 2 डिग्री तक गया तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये सब इस टाइप के कंसेप्ट होते हैं, ठीक है नहीं क्वेश्चन। तो वो इतने ज़्यादा वैसे मुश्किल आने वाले भी नहीं है, बस ये इतना आप देख लो, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आपको अगर निकालना है डायपोल का इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपके पास ये होता है। अब ये इसको रट के इस तरह दिमाग से रटना, ये लेंथ 12 दे दी है, कभी कभी वो लेंथ आपको A दे देते हैं L, तो ये आपके पास 2 ना होकर के कुछ और आ जाता फार्मूला यहाँ पर, समझ में आई नहीं बात। तो वो आपको फिर उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा अब देखिए आप इसमें, तो ये हमने डायपोल का पूरा डिस्कशन कर लिया, हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली, हमने वर्क डन पढ़ लिया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें पता है कि ये एक ही जगह घूमेगा, लीनियर मोशन तो बिल्कुल होने वाला नहीं है, ठीक है नहीं, तो उसकी कहानी तो ख़त्म है। तो वही हमने इसमें देखा कि हमने एंगुलर स्पीड निकाल ली, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो भी आप चाहो सब कुछ आप इसमें निकाल सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर कुछ ऐसा आने वाला नहीं है। अब देखो एक चीज़, ये क्वेश्चन आया था एम्स में, बहुत शानदार क्वेश्चन आया था कि अगर डायपोल क्या होता कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये तुम्हारे शायद NCERT में भी दे रखा है, ये क्वेश्चन NCERT में दे रखा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो देखो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल से ही होगा, वैसे एक मैग्नेटिक डायपोल भी होता, वो आगे पढ़ने में मिलेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका फार्मूला थोड़ा ध्यान रखना, ये तुम्हारे NCERT में क्वेश्चन दे रखा, बहुत बढ़िया। और वही क्वेश्चन सेम उन्होंने उठा करके NCERT का क्वेश्चन वही उठा के रख दिया था एम्स में, और बच्चों ने वो क्वेश्चन भी बहुत कम ही देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो। इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल अगर रखते हैं तो देखो भाई, जैसे मान लो हमने कह दिया कि कोई चार्ज ले लेते हैं समझने के लिए, इसी समझाता हूँ, इसी फार्मूला बना दूंगा। ये प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट ऐसे जाएंगी, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। हमने आप पीछे पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे दे रखा है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट कैसी चारों तरफ जाती है, तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म होगा कि नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और आपको पता है अगर फार्मूला भी आप देखते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे का फार्मूला क्या होता था, फार्मूला भी पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के होता है। तो इसका मतलब R जैसे जैसे चेंज होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म के लिए तो इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट कैसी होती हैं, ऐसी आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती हैं। तो किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब इसमें हमने कह दिया कि एक डायपोल यहाँ रखा हुआ है, और डायपोल तो बहुत शॉर्ट होता है, ये हम जानते ही हैं, शॉर्ट डायपोल की कहानी है। वो शॉर्ट डायपोल हमने इस तरह से दिखा दिया, और इस पर हमने कह दिया कि चार्ज कितना है, चलो प्लस के लिए लेते हैं,
और इस पर चार्ज कितना आपके माइनस की। इसमें हम पहले मैग्नीट्यूड आपको निकाल कर समझा देता हूँ, डायरेक्शन अपने दिमाग से दिखाएंगे इसमें, ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अब ये इस चार्ज से आप देखेंगे आर डिस्टेंस पे मान लो कोई डायपोल रखा है। अब हमें पता है कि डायपोल बहुत, इसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है, शॉर्ट डायपोल होता है, तो इसलिए इसकी लेंथ को मैं डी आर करके ले लेता हूँ, स्मॉल डिस्टेंस डी आर, ठीक है। नहीं, अब देखिए आप इसमें, अब जैसे जैसे हम इधर की तरफ चलते चले जाएंगे, सपोज कर लिया, अब ये हमें क्या करना है कि इस पर फोर्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन ए डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलो भाई देखो, अब क्या है, देखो सपोज कर लिया हमने आपसे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो तो कम होती चली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले चार्ज पे, क्योंकि फोर्स निकालना है वही चार्ज पे ही तो लगेगा, डायपोल का मतलब क्या है, चार्ज पे नेट फोर्स निकाल देना है। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमने कह दिया आपसे कितनी ई है, ठीक है। नहीं, तो इधर की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस पॉइंट पर मान लो डी आर डिस्टेंस बढ़े तो हमने कह दिया ई प्लस मान लो डी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी हो गई, ई प्लस डी। जैसे जैसे इधर जाएंगे, क्योंकि आर अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर आर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो माइनस क्यू चार्ज रखा है इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई है, और हमने कह दिया कि जैसे हम मान लो इधर की तरफ डी आर डिस्टेंस आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ गया, ई प्लस डी। तो अब देखो हम फोर्स निकालते हैं इस पर छोटा सा, तो इस पर फोर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो देखिए आप इसमें वही फोर्स हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ज पे निकाल दें, फोर्स F इक्वल टू इस वाले चार्ज पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन तो इधर की तरफ होगी, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर ही होगा, Q इंटू आपके पास E प्लस डी। इस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E है तो ये माइनस में आ जाएगा, Q इंटू आपके पास E करके दिखा दिया। दैट इज आपके पास ये फोर्स जो आएगा वो Q इंटू ई से, तो Q इंटू ई कैंसिल हो गया, Q इंटू आपके पास इसके डी के इक्वल आ गया। समझ में आया, ठीक है। नहीं, अब देखो, अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, हमने डी आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और डी आर से हमने क्या कर दिया, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया। डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। अब देखो Q इंटू डी आर, ये क्या हो गया, चार्ज, आइदर चार्ज, दो चार्ज आपको डायपोल में दे रखे हैं, इनमें से किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो Q इंटू डी आर जो हो गया वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। तो F इक्वल टू आपके पास, इसको मैं P लिख सकता हूँ, P इंटू आपके पास किसका आ जाएगा, D अपॉन डी आर। ये हमारा फार्मूला फोर्स का निकल कर के आया। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे फोर्स कितना लगेगा, ये हमारा फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। नहीं, अब हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हमारा आसान हो गया। वैसे इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन आप फार्मूला क्या करेंगे, इस तरह से याद रखेंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है, डायपोल, अब देखो उल्टा कर दो, कोई अगर कहे कि भाई इस चार्ज की वजह से इस डायपोल को फोर्स निकालना है, हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो जितना ये चार्ज डायपोल पे फोर्स लगाएगा उतना ही डायपोल भी तो चार्ज पे लगाएगा। तो अगर मैं उल्टा करके निकाल लूँ तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ये हर जगह आसान नहीं पड़ेगा, इस वाले केस में हो जाएगा। तो इसमें एक तरीका ये भी हो सकता है, अब डायपोल की बेस से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो, और डायपोल की बेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, एक्स से किसी पॉइंट पर 1/4πε0 और 2p/r³ होता था। और आपको पता फोर्स अगर निकालना तो F इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q इंटू ई। तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो तो इस वाले चार्ज पर डायपोल की वजह से फोर्स पता लग जाएगा। तो इसका मतलब उल्टा वही क्या होगा, चार्ज भी क्या करेगा, डायपोल को इतना ही फोर्स लगाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये फार्मूला आप याद रखो, ये तुम्हारा हमेशा काम आएगा। अब देखो, अगर मान लो आपको वैल्यू निकालनी है एक चीज़, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको वेरिएबल दे रखी होगी, डिस्टेंस साथ मान लो वेरिएट कर रही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दे रखी होगी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं आर के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर दूं तो हमारा क्या होगा, फोर्स पता लग जाएगा सीधा। तो जहां भी अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या करो, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो हमारे पास डायपोल तो आपके पास डायपोल दे ही रखा होगा P, वो तो आपके पास फिक्स है। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करना है, आपको फोर्स सीधा यहाँ पर पता लग जाएगा। जैसे इसी केस में अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता, अगर वैल्यू में इसकी निकालना चाहता, तो देखो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है,
ई इक्वल टू आपके पास क्या होता है फार्मूला 1/4πε0 क्यू अपॉन आपके पास किसके आ जाएगा क्यू अपॉन आपके पास आर स्क्वायर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अब देखो फोर्स ऑन ए डाइपोल, ये फार्मूला भी याद रख लेना। हाँ एक चीज़ मैं बता रहा था वो ध्यान दो, मैग्नीट्यूड तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब डायरेक्शन आपको अपने दिमाग से निकालनी है। कैसे? जैसे ये देखो आप इधर वाला चार्ज ये पास में है और ये दूर में है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स ज़्यादा है या नेगेटिव की वजह से? क्योंकि ये दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब यहाँ पर जो पास वाला चार्ज होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इस पर कम है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स इधर लग रहा होगा, नेगेटिव पे इधर लग रहा होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव की वजह से ज़्यादा, नेगेटिव की वजह से कम है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई। तो ये कहीं भी अगर आपके पास क्वेश्चन अगर आता है तो आपको डायरेक्शन तो अपने दिमाग से निकालनी है। मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकाल लिया, अब डायरेक्शन आपको ऐसे देखनी है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा चार्ज जो है वो जो सोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसके पास में है। जो पास में होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज पास में है तो इसका मतलब पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा, तो इसका मतलब उसकी वजह से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। नेगेटिव की वजह से वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब नेट फोर्स उसी तरफ हो जाएगा। अगर ये माइनस चार्ज होता और ये प्लस होता तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगता और पॉजिटिव पे इधर की तरफ लगता, तो नेगेटिव पे इधर लगता, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स ज़्यादा होता, पॉजिटिव की वजह से कम होता, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाती। तो ये इस तरह से आप इसको डायरेक्शन अपने पास अपने दिमाग से निकालेंगे। अगर मैं इसको माइनस क्यू चार्ज इधर रख देता, एक बार समझ लो इसको, माइनस क्यू अगर ये चार्ज इधर होता और प्लस क्यू चार्ज आपका इधर होता, तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं माइनस क्यू इसके क्या है पास में आता और इसके पास में होता, तो इसकी वजह से फोर्स इधर और इसकी वजह से फोर्स इधर। तो आप देख रहे हैं ये पास में है, तो इसका मतलब इसकी वजह से फोर्स ज़्यादा होता, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाती। तो डायरेक्शन हमेशा अपने दिमाग से निकालनी है कि फोर्स की डायरेक्शन इधर टुवर्ड द चार्ज होगी या अबे होगी, वो इस तरह से आप देख सकते हैं। और मैग्नीट्यूड आपको क्या करना है, इस तरह से इसमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो देखो फोर्स ऑन ए डाइपोल, अगर डाइपोल के ऊपर हमें फोर्स निकालना है तो देखो फार्मूला हमें एफ का पता है P, और ये आपके पास किसके आ जाएगा D/dr। अब हम ये फार्मूला लगा देते हैं, एफ P की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, Q/dr चाहे P रख दो, डाइपोल मोमेंट दे रखा है D/dr। अब E की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q अपॉन आपका r स्क्वायर। अब बस इसमें P बाहर जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, केवल r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो r वेरिएबल होगा, तो Q भी कांस्टेंट है, 4πε0 ये भी कांस्टेंट है, और D/dr और ये r रेज़ टू द पावर -2 आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो Q इंटू पी अपॉन आपके पास 4πε0, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा -2 और इंटू r रेज़ टू द पावर कितना -3 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2QD, आपको साइन नहीं दिखाना है, वो साइन जो भी आ जाए साइन छोड़ देना है, और 4πε0 और r रेज़ टू द पावर ये 4, क्योंकि डायरेक्शन हम अपने दिमाग से निकालेंगे। ये मैग्नीट्यूड आया तो हमें माइनस प्लस कुछ भी आ जाए उससे हमें कोई लेना नहीं, हम खाली मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लेते हैं। अब डायरेक्शन अपने दिमाग से निकालेंगे। अगर डायपोल ऐसे रखा है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, इधर की तरफ होगी, और अगर डायपोल -q पास में रखा प्लस q दूर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो ये इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एम्स में आ चुका है, उन्होंने वैल्यू दे रखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है डेटा क्या था, एनसीईआरटी में दे रखा क्वेश्चन, एनसीईआरटी सबके पास होगी तो देखना उस क्वेश्चन को। उसमें बस P का डायपोल मोमेंट दे रखी थी वैल्यू, और उन्होंने D/dr की वैल्यू सीधा दे रखी थी उन्होंने, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 वोल्ट पर मीटर, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी 1 वोल्ट पर मीटर इसकी चेंज हो रही थी, तो D/dr उन्होंने सीधा दे रखा था, और P की वैल्यू दे रखी थी, इसको मल्टीप्लाई करके सीधा फोर्स निकालना था। अगर आपको ये आता होता तभी आप क्वेश्चन नहीं कर पाते इसमें। तो अगर कोई डायपोल क्या है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस कंडीशन में फोर्स का फार्मूला आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं केवल आपको एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन चलो एक क्वेश्चन और करवा सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज की वजह से पढ़ी है, वैसे डायपोल की वजह से भी पढ़ ली है, उससे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है उनकी वजह से वो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले पढ़े नहीं है, तो उसकी वजह से भी आप इसमें निकाल सकते हो। ठीक है नहीं, चलो देखो आप इसमें जैसे फोर्स ऑन ए डायपोल ड्यू टू अनदर डायपोल, एक डायपोल की वजह से दूसरे डायपोल पे हमें फोर्स निकालनी है। देखो अब की मैंने डायपोल ऐसे रखी है, एक डायपोल ये है, इसको
इसको ऐसे दिखा दें, पी दिखा देता हूँ डायपोल मोमेंट, ठीक है। शॉर्ट डायपोल होता है सारा, और दूसरा डायपोल हमने कह दिया कि ऐसे रखा हुआ है, ये भी पी है, और इनके बीच का सेपरेशन आपको कितना आर दे रखा है। अब देखो फोर्स ऑन ए डायपोल ड्यू टू अनदर डायपोल, चाहे इसकी वजह से इसमें फोर्स निकालो चाहे इसकी वजह से, क्योंकि फोर्स क्या होता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है, जितना ये डायपोल इस पे फोर्स लगाएगा उतना ये वाला डायपोल क्या करेगा, इस पे लगाएगा, ठीक है नहीं। तो बस अब देखो, अब देखिए आप इसमें, अब हमारा फार्मूला फोर्स का ये होता है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो इस वाले डायपोल की वजह से हम इस पे निकालते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यहाँ पे निकालते हैं, तो E इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा 1/4πε0 2p, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वाले डायपोल की ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, एक्सिस पे, 2p अपॉन आपके पास r3, ये हमारे पास आ गया, क्लियर। अब देखो फोर्स आपको फाइंड करनी है, तो F इक्वल टू किसका आ जाएगा, अब इस वाले का डायपोल मोमेंट भी कितना है, जिस पर हमें निकालना है, इसकी वजह से अलग अलग भी ले सकता था, P1 P2 करके ले लेता, वैसे भी आप इसको देख सकते थे, चलो P1 P2 करके दिखा दो चाहे, ठीक है नहीं। तो इसका डायपोल मोमेंट P1 है। अब देखो P2 इंटू आपके पास किसके आ जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 लिख देते हैं, DE1 अपॉन आपके पास किसके DR, बस। तो F इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा P2 और D/DR, और ये 1/4πε0 2p1 अपॉन आपके पास किसके r3 आ गया, दैट इज ये 2p1 4π ये सब कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएंगे, ये आप देखेंगे 1/4πε0 2p1 p2 और D/DR, और ये r⁻³ आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, ये 1/4πε0 और 2p1 p2, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, D/DR माइनस का 3 और r⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो F इक्वल टू 3 2 6 आ गया, तो 1/4πε0 6p1 p2 अपॉन आपके पास किसका r⁻4, माइनस आने में दिखाना नहीं, हमने मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाल लिया, ठीक है नहीं। अब आप डायरेक्शन देख सकते हो इसकी वजह से, देखो इधर ये एरो है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ये नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पास में है और नेगेटिव क्या दूर है, तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, इधर की तरफ होगी। इस पे अगर निकालते हैं इसकी वजह से फोर्स इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड ये निकल के आ गया, और आप देखें डायरेक्शन इस वाले पे डायपोल पे फोर्स की इधर की तरफ होगी, इसकी वजह से देखो इधर ये डायरेक्शन जो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, हमारा होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है, प्लस वाला पास में है माइनस वाला दूर है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव की वजह से जो होगी वो ही हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन आपके पास इधर की तरफ आ गई, क्योंकि फोर्स पे आप देख रहे हैं कि देखो ये पास में है, क्योंकि चार्ज तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डिस्टेंस इसकी कम है, तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड कम होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी इधर होगी, तो नेट जो होगा वो डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, रिपल्सन फोर्स है। कभी कभी इस तरह से कह देते हैं ये माइनस साइन आ गया, तो माइनस का मतलब क्या है, रिपल्सन है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, अट्रैक्शन है। तो आपको उस तरह से नहीं याद रखना है, इस तरह से अपना याद रखो, तो इसमें गलती होने का कभी मतलब ही नहीं हो सकता है, ठीक है नहीं। तो ये देखो आपने फोर्स की वैल्यू निकाल ली, तो अभी तक आपने डायपोल या चार्ज पढ़ा है, उसी की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है। वायर या उनकी वजह से अभी हमने पढ़ा नहीं है, रिंग की वजह से भी नहीं पढ़ा है, तो उनकी वजह से भी फिर डायपोल पे रख करके हम फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। इसमें क्या है, ये रिपल्सन फोर्स लग रहा है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देता यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही आ जाता, ये डायपोल ऐसे रखा, ये भी ऐसे रखा है, तो उस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है, ठीक है। चाहे आप देख भी सकते हो डायरेक्शन निकाल करके। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये अपने आप सॉल्व करना। फोर्स बिटवीन डायपोल्स, फोर्स बिटवीन डायपोल्स। अब ये डायपोल आपको ऐसे दे रखे हैं, देखो अब मैं थोड़ा सा आपको देता हूँ, चलो अच्छा इसमें निकाल के देखो। डायपोल ऐसे दे रखा है, और एक डायपोल ऐसे रखा है P1 P2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी आपको R दे रखी है। एक तो ये निकालना और एक दूसरा वाला ये निकालना, ये ऐसे और ये ऐसे, ये P1 और ये P2, इनके बीच में भी आपको इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। ये दो क्वेश्चन मैंने एक ही बना दिए, ठीक है। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स इनमें फाइंड करनी है दोनों में, ठीक है। अच्छा
अब देखिए आप इसमें, तो ये हमारा हमने डायपोल की स्टडी कर ली यूनिफॉर्म। वैसे आपके यहाँ बोर्ड में तो सारा उसी में, वैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म पर दे रखा है, देखना तुम लोग, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं वैसा क्वेश्चन डायरेक्ट। और ये उसमें तो आ ही चुका है, आईआईटी में भी क्वेश्चन आया था इस पर, ये नॉन यूनिफॉर्म 2 बार आ चुका है, एक बार एम्स में क्वेश्चन आ चुका है इस पर। अब देखो आप इसमें, अब ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो केवल कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो बस बता ही देता हूँ, वैसे तो इसमें बोर्ड में भी पूछा जाता है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं पूछा जाए जैसे मैं पढ़ाऊँगा। वो आपको गॉस लॉ का यूज़ करके आपसे पूछा जाएगा, तो वो गॉस लॉ पढ़ाऊँगा तो वैसे भी करवाऊँगा, लेकिन अभी हम इसको समझ लेते हैं कैसे। तो देखिए आप इसमें नेक्स्ट हेडिंग है, तो ये डायपोल हमारी कहानी खत्म हो गई। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज की वजह से अगर हमें निकालना है, अब ये कहो तो मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखवा सकता हूँ, और नहीं तो अगर थोड़ा करना चाहो तो थोड़ा सा भाई इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा आपको। ये देखो आपके पास लीनियर चार्ज दे रखा है इस तरह से, ठीक है, ये लीनियर चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी इसको सॉल्व कर रहे हैं। चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दे रखी है इसकी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ाई थी, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब देखिए अब हमने आपसे कह दिया, मैं चलो समझा देता हूँ। वैसे तो अगर क्लास में होती तो मैं डायरेक्ट भी वहीं पूछ देता, सबको समझा देता, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, पता नहीं तुम्हारी समझ आएगा नहीं डायरेक्ट से, उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। ये मान लो हमने कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर। तो ये तुम्हारे बोर्ड के मतलब को नहीं, केवल कंपटीशन के मतलब का है, समझ में आया। चलो देखो भाई, ये मान लो हमने पॉइंट यहाँ से ले लिया टी डिस्टेंस पर। अब आप देखेंगे, देखो इधर ये वाला एंड, ये वाला एंड इधर मिला, क्योंकि आप देखो इसको इंटीग्रेशन ऐसे करना पड़ेगा एंगल के साथ, तो ये थोड़ा आसान पड़ेगा। तो हम देखो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया। अब इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया और इस पर चार्ज, इसकी लेंथ हमने कही थी कितनी, dx है, इसकी लेंथ कितनी ले ली हमने, dx ले ली, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पर। और ये हमने आपसे कह दिया यहाँ पर ये एलिमेंट इस वाले पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा, और ये इधर से इधर की तरफ ये एंगल हमने कितना थीटा ले लिया। आप देखो इस चीज़ का ध्यान देना, मैंने इधर से इधर की तरफ एंगल लिया है, तो इधर की तरफ मैंने एंगल पॉजिटिव इस तरह से अज्यूम किया है, तो इसका मतलब ऐसे वाले एंगल पॉजिटिव होंगे और इसके अपोजिट वाले क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो आप देखें ये एंगल हमने कह दिया मान लो θ1 है, और इधर की तरफ ये एंगल कितना होगा, θ2। तो हमने इधर की तरफ एंगल इसको थीटा लिया है, एलिमेंट इधर की तरफ लिए हैं, तो इधर ले लेते तो मैं इधर की तरफ पॉजिटिव इसको लेता हूँ, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है नहीं। तो अब ये बस ध्यान रखना कि इधर की तरफ मैंने ये पॉजिटिव अज्यूम किया, तो इसका मतलब θ1 को पॉजिटिव लूँगा और θ2 को नेगेटिव लूँगा यहाँ पर। अब देखो आप इसमें ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है, इस एलिमेंट को मैं पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करूँगा। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन में है केवल, ठीक है नहीं, तो जो बच्चे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हो, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। अब ये मान लो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ दी है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें कि जैसे जैसे हमारा एलिमेंट चेंज होगा, अब ये एलिमेंट इधर है, कभी इधर होगा, ऐसे ऐसे एलिमेंट, तो यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट का सम करेंगे। यहाँ एलिमेंट ले लेंगे तो डी की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ एलिमेंट होगा तो डी की डायरेक्शन है। तो जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होगा तो इसका मतलब डी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है।
तो इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आप डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे, देखो इसको रिजॉल्व करते हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर, ये एंगल मैंने थीटा लिया है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी, ये एंगल ये वर्टिकल अपोजिट ये थीटा हो जाएगा। तो इधर की तरफ ये कंपोनेंट कितना डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर की तरफ आपका डी ई साइन थीटा। अगर किसी को समझ नहीं आए तो आपको ज़्यादा वो नहीं है, बहुत एडवांस का अगर मान लो हाई लेवल का क्वेश्चन आया तो उसमें इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फार्मूला आप रट लेना, बाद में समझा दूंगा, तो उससे क्वेश्चन आप सीधा कर सकते हो, ठीक है। अब देखो डी कॉस थीटा, अब हम क्या करेंगे, डी कॉस थीटा कंपोनेंट अलग निकालेंगे और डी साइन थीटा कंपोनेंट अलग निकालेंगे। तो पहले तो क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो डी इक्वल टू किसके होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसको मैंने पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया है, पॉइंट चार्ज की वजह से अब देखो ये डिस्टेंस एक्स ली है और ये कितनी डी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है नी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसा करते हैं इसको, ये आर ले लेता हूँ, बाद में वैल्यू तो d इसकी वजह से कितना आ जाएगा, 1/4πε0, और इसकी ये छोटा सा एलिमेंट, इसमें चार्ज हमने कही थी कितना डी क्यूब अपॉन हमारे पास किसके आर स्क्वायर का, ठीक है। तो अब ये देखिए आप डी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/4πε0। डी क्यूब क्या लिख सकता हूँ, यूनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये क्या होता है यूनिट लेंथ का चार्ज। तो यूनिट लेंथ का तो चार्ज लैम्डा है, और हमने ये लेंथ कितनी एज्यूम की है, dx, तो इतनी लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन आपके पास किसका आ जाएगा, आर स्क्वायर का, ठीक है। अब देखिए आप इसमें ये हमारा कंपोनेंट ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, डी कॉस थीटा कंपोनेंट हमें अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप इसमें कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वायर, वायर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको हम पहले निकालते हैं, ई परपेंडिकुलर करके लिखते हैं। तो इसमें देखो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, डी ई और ये कॉस थीटा। अगर आपको समझ नहीं आया तो डायरेक्ट फार्मूला रट लेना, ठीक है, वो मैं समझा दूंगा कैसे रटना है आपको। डी की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन आपके पास किसका आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए आप इसमें हम क्या करेंगे, हम लिमिट क्या करेंगे, थीटा की लगाएंगे, तो हमें सॉल्व करना क्या होगा, आसान होगा। अब हम क्या करेंगे, सबको थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको दिखाता हूँ, सबको थीटा में कन्वर्ट करना है, डी एक्स को भी थीटा में, आर भी, जो वेरिएबल है सबको कर लेते हैं। तो देखो एक तो यहाँ से डी हमें डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ से देखो आप इसमें कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस डी अपॉन आर कर सकते हैं, यानी आर इक्वल टू आपके पास डी अपॉन कॉस थीटा, यानी डी सेक थीटा में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है नी। आर को मैंने क्या लिख दिया, डी सेक थीटा लिख दिया। अच्छा, और देखो एक्स को भी ले लेते हैं, आर को भी ले। अब देखो टेन थीटा इक्वल टू आपके पास एक्स अपॉन डी किया जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू डी टेन थीटा। सबको एक ही वेरिएबल है, इंटीग्रेशन आप तभी कर सकते हो जब जितने वेरिएबल हैं उनको सबको एक ही में कन्वर्ट करो। सबको मैं थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डी एक्स को भी थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आर को भी थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है नी। तो इस वाले ट्रायंगल से हमने क्या किया, आर को तो मैंने डी सेक थीटा कर लिया और एक्स को भी कन्वर्ट कर लिया, तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन डी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो डी एक्स इक्वल टू किसका आ जाएगा, डी, और ये टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये देखो सब थीटा में कन्वर्ट हो गए, तो इसमें देखो वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0। किसी को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बढ़िया फार्मूला आएगा बहुत, और इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं डायरेक्ट, नहीं तो ये तुम इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे बहुत। डी एक्स की वैल्यू रख दो, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रखो, ये डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, डी सेक थीटा की वैल्यू रख दी इंटू कॉस थीटा। अब देखो
डी से एक डी कट गया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा कौन आपके पास किसके आ जाएगा डी, और ये आ जाएगा कितना कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो इसमें ये तो लैम्डा डी सब कांस्टेंट है, इनको सबको बाहर निकाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन डी। अब ये देखो कॉस थीटा डी थीटा, केवल यही वेरिएबल रहेगा। अब ये थीटा में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि इंटीग्रेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखो लिमिट लगाते हैं, हमने आपको थीटा इधर की तरफ लिया तो इधर की तरफ एंगल पॉजिटिव हमें लेना है, इधर की तरफ नेगेटिव लेना है। तो थीटा 1 तो हमारा क्या होगा प्लस में, और थीटा 2 क्या होगा माइनस में। तो लिमिट लगा देते हैं माइनस थीटा 2 से लेकर के और प्लस थीटा 1 तक। तो बस इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन डी, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन थीटा होता है, और लिमिट आपके पास माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन डी। अपर लिमिट पुट कर दो तो साइन थीटा 1 और माइनस साइन थीटा 2। साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस में हो जाएगा। ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आता है, समझ में है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको, अब ये कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे पैरेलल वाला कंपोनेंट निकालेंगे, यानी वायर के जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको निकाल लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू वायर, वायर के पैरेलल वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं। वो भी बिल्कुल ऐसे ही देखो, अब ई पैरेलल वाला हमें निकालना है, तो देखो पैरेलल वाला क्या है डी साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। ई पैरेलल हमारे पास आ जाएगा, डी की वैल्यू रख देते हैं, डी की वैल्यू यही है हमारी लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा क्या है। अब वही सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो देखो लैम्डा डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखो वही तो वैल्यू रखनी है, मैं डायरेक्टली लिखे देता हूँ, ठीक है नहीं, बस इसमें साइन थीटा आ जाएगा और सब कट जाएगा। ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और यहाँ से खाली बचेगा साइन थीटा और इंटू डी थीटा। ये डी एक्स और आर की बिल्कुल यही वैल्यू रख देनी है सारी, तो यही आ जाएगा। ये कॉस थीटा यहाँ गया था, इसमें साइन थीटा आ जाएगा, समझ में है। अब देखो इसमें लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये कांस्टेंट है, इनको बाहर कर दिया, और साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट हमारी वही माइनस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक, इधर का एंगल नेगेटिव उधर का पॉजिटिव ले लेंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा हो गया, तो माइनस थीटा 2 और ये थीटा 1 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखो अपर लिमिट पुट करो तो माइनस का कॉस थीटा 1 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस माइनस थीटा 2 क्या होता है कॉस माइनस थीटा 2। तो आप देखेंगे लैम्डा अपॉन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस आपके पास कॉस थीटा 1। ये हमारा पैरेलल वाला कंपोनेंट आया। अब ये कंपोनेंट आपको बस याद रखने हैं, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट ये है, और परपेंडिकुलर वाला यानी वायर के परपेंडिकुलर वाला ये कंपोनेंट, और वायर के पैरेलल वाला ये कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। और फिर आप इसमें क्वेश्चन करेंगे तो बस ये चीज़ें याद रखनी है।